हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से अवश्य क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं लगातार। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हम लोग आज बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, और इस वीडियो में एक पार्ट में हम लोग इसको आज पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट बच जाएगा उसमें अन्य जो भी कुछ महत्वपूर्ण वहाँ पे तथ्य बच जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में बनाना थोड़ा ये लेंदी हो जाता और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए इसे फर्स्ट टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातों को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांतों और विचारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बच जाएंगे या इसमें जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे इस वीडियो में, उसको भी रिवीजन करते हुए हम लोग आगे उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यह पार्ट आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 2 पार्ट में ख़त्म होने वाला है। पहला पार्ट अभी आपके पास मिल गया, जो कि दूसरा पार्ट तुरंत ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन में देखते हैं हमारे बीच में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे बीच में। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये टॉपिक चल रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातों को पहले समझ लीजिए। एक्चुअली ये टॉपिक जो है, ये आज का जो ये सब्जेक्ट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको फैक्चुअल हम लोग पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं या पूछे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको अभी करने जा रहे हैं। जो कि एक बात आप मान के चलिए, यह वीडियो पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा दोनों पार्ट, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आपके क्वेश्चंस 99% नहीं छूटने वाले हैं। 1-8% यदि पैटर्न से हट के यदि आपका लक ठीक ना हो तभी वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अदरवाइज सारे चीज़ों को हमने कवर किया है। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं आपको कंटेंट के मामले में कहीं कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हमने कंटेंट यहाँ पे तैयार किया हुआ है या पहले भी जो भी वीडियो में हमने कंटेंट बनाए हैं, तो मेरा यह कोशिश रहता है कि हम उसे लगभग 95 to 98% कंटेंट को कवर करके, फैक्ट को कवर करके हम लोग चले। साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी कर ही लेते हैं। तो इस बात को निश्चिंत मान के आप चलिए, आप एकदम विश्वास में रहिए कि आप एकदम इस टॉपिक को या जो भी हमारे साथ टॉपिक करते हैं उससे आपके यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 95% क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कशंस में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हम लोग बात करेंगे आज, वह बात करेंगे 1800 ईस्वी से लगभग शुरू होगी और 1935 ईस्वी तक के बाद की जो हम लोग यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि किस सामाजिक धार्मिक सुधार की हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लें कि जब यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ उस समय या उसके आगे चलकर क्या यहाँ पे भारत में ऐसी कुरीतियाँ थी जिनका सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये कुरीतियों में देखिए मुख्य रूप से अंधविश्वास, छुआछूत, बहुपत्नी प्रथा कि एक व्यक्ति कई पत्नियों से या कई स्त्रियों से शादी करने की जो प्रथा है वो, या सती प्रथा, जिसमें कि सती प्रथा था कि पत्नी जो है वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ उनके ही चिता में ये जल जाती थी, तो ये सती प्रथा। उसके बाद बाल विवाह, बाल हत्या, मूर्ति पूजा, कोई कोई मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कुछ धर्म में कुछ व्यक्तियों के द्वारा, तो मूर्ति पूजा को भी यहाँ पे देखेंगे। और विधवा विवाह निषेध, जो विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं करने दिया जाता था, ऐसी बुराइयों को भी यहाँ पे ख़त्म करने की आवश्यकता थी। महिला शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, उन महिला शिक्षाओं की स्थिति को सुधारने हेतु बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम किए गए हैं बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा। प्रदा प्रथा, जो कि प्रदा में रहने वाली बात स्त्रियों के लिए, तो इन तमाम चीज़ों के लिए, और ये मांस के और शराब के सेवन की जो बात आती है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कुरीतियाँ थी जो समाज में
फैली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे आए, जैसे जैसे लोगों में तर्क की भावना, शिक्षा का स्तर, इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, तब इन सारी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में एक पहल शुरू की गई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कि विभिन्न समाज में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो या अन्य कोई भी धर्म हो, उन तमाम सभी धार्मिक और धर्म के समाज के उन तमाम सभी वर्गों के अंदर जितने भी धार्मिक बुराइयां या कुछ ऐसी कुरीतियां थी, उनको खत्म करने के लिए भारत के तरफ से बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न विभिन्न वर्गों से अपने अपने क्षेत्र के लिए अपना कार्य करते रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। ये ऐसी सारी कुरीतियाँ काफ़ी सदियों से चलती आ रही थी, तो ये सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटेन या ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियाँ भारत में उपनिवेश का काम कर रही थी, तो उपनिवेश के काम के साथ साथ इन तमाम भारतीयों के अंदर शिक्षा का भी प्रसार हुआ। उनकी शिक्षा शक्ति बढ़ी, इच्छा शक्ति बढ़ी, राजनीतिक शक्ति बढ़ी, उनमें तर्कवाद की भावना लगातार बढ़ती गई। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और जैसे यूरोप वगैरह में जिस प्रकार से यहाँ पे यूरोप के क्षेत्र में क्रांति हुई थी और तमाम सुधार हुए थे, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीयों ने, जिनके अंदर तर्कवाद की भावना बढ़ी, जिनका शिक्षा स्तर ऊपर हुआ, वैश्विक जागरूकता इनके अंदर बढ़ी, और मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोग जो वो मुख्य रूप से शिक्षक होते थे, वकील होते थे, पत्रकार होते थे, या चिकित्सक या इंजीनियर, ऐसे कुछ शिक्षित वर्ग के लोग जो भी थे, उन तमाम लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और एक नई चेतना जगी, और उन चेतनाओं ने इन व्यक्तियों के अंदर एक ऐसा मूल्य पैदा किया जो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जैसे अंधविश्वास, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध, महिला शिक्षा की स्थिति खराब है, सती प्रथा की जो वहाँ पे बात होती थी, इन तमाम चीज़ों के तरफ लगातार इनका नज़र झुकता गया, इनकी जो है उस तरफ से ध्यान लगातार जाता रहा, और इनको अपने मन में हमेशा से ये लगा रहा कि इन तमाम चीज़ों के सुधार होना चाहिए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के सुधार के लिए ये उच्च वर्ग या शिक्षित वर्ग या तर्कवाद से प्रेरित वर्ग ने इस समाज सुधार की बात करने के लिए आगे अग्रसर हुए। इन्हीं बातों को हम लोग जानेंगे, और किन किन क्षेत्रों में ये सुधार की बात शुरू हुई उसको जानते हुए, और तमाम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि किन महत्वपूर्ण क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे यह शुरुआत शुरू में हुई। इन बातों को पहले समझ लें, उसके बाद अन्य चीज़ों पे हम लोग उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके क्षेत्र क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे यह शुरुआत हुई। तो इन शुरुआत की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बंगाल के क्षेत्र में यह इसकी शुरुआत हुई, फिर मद्रास के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई, बम्बई के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई, या पंजाब के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई। इन तमाम क्षेत्रों में शुरू में यहाँ से ये समाज सुधार आंदोलन की बातें निकल करके आई, और धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी ये फैलने लगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में जो फैलने लगे, तो इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बंगाल में ही क्यों, मद्रास में ही क्यों, मुंबई में ही क्यों, पंजाब में ही क्यों शुरू में यह शुरुआत हुई, इस बात को समझिए। एक्चुअली जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उपनिवेश के रूप में, या अन्य यूरोपीय कंपनियाँ पुर्तगाल, फ्रेंच या डेनिश जो भी यहाँ पे काम कर रही थी, वे सारे लोग मुख्य रूप से पहले बंगाल के क्षेत्र में, फिर मद्रास के क्षेत्र में अपनी प्रेसिडेंसी बना रखी थी, फिर उधर आपका जो मुंबई का क्षेत्र है पश्चिम भारत के क्षेत्र में भी अपनी प्रेसिडेंसियां बना रखी थी, फिर उधर पंजाब में भी कुछ वहाँ पे महत्वपूर्ण लोग थे, जिसके कारण वहाँ पे कुछ शिक्षित वर्ग थे, जिसके कारण उन क्षेत्रों में भी, और वहाँ पे ये ब्रिटिश वगैरह की स्थिति भी लगातार उधर बढ़ती जा रही थी। तो इन तमाम क्षेत्रों में पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई में जो प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी मुख्य रूप से, और पंजाब में खास करके इन ब्रिटिश का जो एक्टिविटी हुआ करता था उधर अफ़गानिस्तान को लेकर के, पंजाब विजय को लेकर के, उस दिशा में जो कार्य किए जा रहे थे, तो यहाँ से भी काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग निकल करके आया और समाज सुधार की बात करने लगे। यहाँ पे यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में, या मद्रास के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, बम्बई के क्षेत्र में कौन ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जो इनको आगे लेकर के समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले बंगाल की यदि हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर बंगाल में देख रहे हैं
कि बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत इसकी यह सामाजिक सुधार आंदोलन की भारत में शुरुआत की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की तरफ से यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जो समाज सुधार आंदोलन भारत में शुरू किए और उसका उनके तहत एक संस्था की स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की, जिसका महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत के समाज सुधार आंदोलन में रहे हैं। उसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन एक चलाया गया था हेनरी डेरोजियो के द्वारा, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद धर्म सभा की स्थापना की गई थी मुख्य रूप से राधाकांत देव जी के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में, इनकी भी बात हम लोग करेंगे। और विश्व भारती जो अंत में 1900 के बाद 1900 लगभग 16-17 में ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी यहाँ पे विश्व भारती की स्थापना करके समाज सुधार की तरफ हमारे यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए गए। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें यहाँ पे यदि मद्रास में, तो मुख्य रूप से मद्रास के क्षेत्र में या दक्षिण भारत के क्षेत्र में कौन ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जो होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मद्रास की यदि हम बात करें, यहाँ पे देख लें, यह दक्षिण भारत की बात, तो इसमें महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से ये विदेशी संस्था थी जो कि 1875 में विदेशी जो अमेरिका के कर्नल अलकाट और रूस की एक व्यक्ति मैडम ब्लावेट्स्की थी, जो कि रूस की थी, मैडम ब्लावेट्स्की और अलकाट, ये दोनों ने मिल करके यूएसए न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से भारतीय धर्म और वेदांत की शिक्षा के प्रचार प्रसार को ये लोग फोकस करते थे और ये 1875 में इसकी स्थापना की। और इसका मुख्यालय 1882 में क्या किया, तमिलनाडु के अडियार के शहर में इसका मुख्यालय को स्थापित कर दिया। और अंत में जब यहाँ पे इसकी सदस्य बनी 1889 में एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने इसको आगे लेकर के काफ़ी प्रचार प्रसार की और इनके काफ़ी लोग इससे जुड़े जो कि भारत में समाज सुधार आंदोलन के लिए काफ़ी अग्रसर रही। एनी बेसेंट मुख्यतः 1893 में भारत पहुंचती है। उसके बाद ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है अध्यक्ष बनती है अलकॉट की मृत्यु के बाद। फिर ये भारत में काफ़ी काम समाज सुधार के लिए करती है। इनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अरवी पूरम आंदोलन जो केरल में हुआ था 1888 में, इसकी बात करेंगे। श्री नारायण गुरु ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन वीमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में चलाया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको कि आत्म सम्मान आंदोलन कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसको चलाया था मद्रास में मुख्य रूप से ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी का ही नाम यहाँ पे पेरियार कहा जाता है। तो ईवी रामास्वामी का मूल नाम जो है, या पेरियार का मूल नाम जो है, वही ईवी रामास्वामी था। तो इन लोगों ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में मुख्य आंदोलन चलाए समाज सुधार को लेकर के। उसके अलावा अन्य न्याय आंदोलन, जिसको कि जस्टिस मूवमेंट भी कहते हैं, उसको चलाया था मुदलियार, नायर और त्यागराजन, ऐसे 3 व्यक्ति ने। तो मुदलियार, नायर और त्यागराजन 3 व्यक्ति ने न्याय आंदोलन की बात की थी जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में समाज सुधार आंदोलन की बात हुई थी। वेद समाज जो कि श्रीधरालू नायडू जो है, ये वेद समाज की स्थापना करके दक्षिण भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से समाज सुधार की बात की थी। इसी वेद समाज को, जिसकी स्थापना श्रीधरालू नायडू ने की थी और इन्होंने ही इस समाज सुधार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए वेद समाज को मुख्य रूप से दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम लोग आगे बात करने वाले हैं डिटेल में। तो यह एक ओवरव्यू आपके पास अभी पहुंच रहा है। इन ओवरव्यू को देख करके आगे आप इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप इस पे कमांड कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ बात कर ले, यदि पंजाब के क्षेत्र में किन व्यक्तियों ने मुख्य रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो पंजाब के क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसे कि कूका आंदोलन चला था 1841 से 71 के बीच में, जिसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कूका आंदोलन चलाने वाले बालक सिंह और राम सिंह, ये 2 व्यक्ति थे। और देव समाज जो लाहौर में चलाया गया था 1887 में, ये पंजाब के क्षेत्र में किया गया था समाज सुधार आंदोलन के लिए। उसके बाद शिव नारायण देव समाज के लिए जो है, इसमें कौन स्थापित किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने यहाँ पे देव समाज की बात की थी, जिसे कि ब्रह्म समाज के जैसा इसे पंजाब के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कहा जाता था। ब्रह्म समाज
के जैसा ही ये काम कर रहे थे देव समाज। तो यहाँ पे दो बात याद रखेंगे आप कि दक्षिण भारत का जो है, दक्षिण भारत का यहाँ पे जो ब्रह्म समाज कहा जाता है वह, दक्षिण भारत का जो ब्रह्म समाज कहा जाता है वह जो है, तो दक्षिण भारत में जो ब्रह्म समाज है उस ब्रह्म समाज की, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की बात जो हम लोग कर रहे थे, तो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज जो है वो श्रीधरालु नायडू के द्वारा जो स्थापित की गई थी वेद समाज, उसे हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ देख लीजिए, जो एक सेकेंड, जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है वह दक्षिण भारत ब्रह्म समाज जो है वेद समाज, जो देव समाज, वेद समाज जो है श्रीधरालु नायडू के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित की गई थी दक्षिण भारत का, इसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। वहीं पश्चिम भारत की यदि हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम भारत में वह शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित किया गया था देव समाज, उस देव समाज को हम लोग, जो कि लाहौर के क्षेत्र में स्थापित किया गया था, उसे उत्तर पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यदि मुंबई में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात कर लें तो एक अभी ओवरव्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जो मुंबई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे प्रार्थना समाज है, यह महत्वपूर्ण एक स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की, जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में या पश्चिम भारत के क्षेत्र में या मुंबई के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण संगठन था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की गई थी, यह भी एक महत्वपूर्ण संगठन था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यदि संगठन की बात करें पश्चिम भारत में या ओवरऑल भारत में भी, तो ये दयानंद सरस्वती का आर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था, जो कि 1875 में स्थापना की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण संगठन से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था। श्रीनिवास शास्त्री इसके बाद इनको आगे लेकर के गए थे। इनकी गोपाल कृष्ण गोखले की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद इस द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो कार्यभार संभाला वो श्रीनिवास शास्त्री थे, ये ध्यान रखेंगे। निष्काम कर्म मठ, ये पूना के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में पूना में निष्काम कर्म मठ की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक DK कर्वे थे। इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विधवा के लिए और महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने बम्बई में किया था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि लगातार आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में काम करते रहे और परीक्षा में यहाँ से लगातार क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कर लें दक्षिण भारत बम्बई के क्षेत्र में, तो परमहंस मंडली भी एक महत्वपूर्ण संगठन था, जो कि मुंबई में इसकी स्थापना 1849 ईस्वी के आसपास की गई थी। और परमहंस मंडली से मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जाम्बेकर, दादोब पांडुरंग, ये 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जाम्बेकर, दादोब पांडुरंग, 3 व्यक्ति परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे एक नोट करके ध्यान रखेंगे ये इस बात को कि गोपाल हरि देशमुख जो है, ये गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में या मुंबई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख, जिसे लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये धर्म सुधार आंदोलन के से प्रणेता या जनक माने जाते हैं। किसे? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी। जो गोपाल हरि देशमुख हैं, ये मुंबई के क्षेत्र में, पश्चिम भारत के क्षेत्र में या महाराष्ट्र के क्षेत्र में समाज सुधार आंदोलन का इसे जनक माना जाता है। तीन तमाम व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थे इन क्षेत्रों में, ये स्थापित किए गए समाज सुधार आंदोलन के लिए काफ़ी लोग इसमें सक्रिय रहे। अब इनके डिटेल में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, जो कि जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आपके बीच में है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। इनके सामान्य परिचय के साथ साथ इनकी उपलब्धियाँ और इनके जो द्वारा सिद्धांत और कार्य किए गए उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन जो जहाँ से लगातार डिटेल क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, हम लोग राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा
भारत में समाज सुधार आंदोलन को लेकर के। तो ये राजा राम मोहन राय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इनका जो जन्म है 1772 में और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी इंग्लैंड में। इनके बारे में यदि शुरू में बात करें तो इस शुरू में सिद्धांत इनका क्या था, इसको जानने से पहले इसके पहले हम लोग सामान्य परिचय को जान लेते हैं। ये सामान्य परिचय को पहले समझ लीजिए कि इनका जन्म जो है बंगाल में 1772 में हुआ था और मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। उनके पिता का नाम रामाकांत राय था, माता का नाम सरिता देवी और इनकी उच्च शिक्षा पटना में हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक सामान्य परिचय जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और कभी कभी पूछा भी गया है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। तो ये सामान्य परिचय हो गया। इनके सिद्धांत, क्या सिद्धांत पे ये काम करते थे, समाज सुधार आंदोलन कैसे ये आगे बढ़ाए, जिसे भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इनके सिद्धांत को, विचार को समझिए। ये इनका मानना था अंग्रेजी शिक्षा के ये काफ़ी पक्षधर थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसके ये काफ़ी पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा या स्त्री संपत्ति के भी ये पक्षधर थे। स्त्री संपत्ति मतलब स्त्री का जो हक है, जो पैतृक संपत्ति में स्त्री संपत्ति का भी हक होना चाहिए, इसके भी ये पक्षधर थे। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह की भी ये बात करते थे और इनका एक सिद्धांत था एकेश्वरवाद। बहुत सारे भगवान ईश्वर की बात ये नहीं करते थे, इनका मानना था ईश्वर एक है, इसमें इनका विश्वास था। उसके बाद सभी धर्मों पर सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, जिनकी तहत सभी धर्मों को सम्मान करते थे। हर धर्म में उनकी कुरीतियाँ जो भी थी उनको ये खत्म करने का प्रयास करते थे। अहिंसा और कर्म फल में विश्वास ये रखते थे कि अहिंसा के तहत जो जिसका जैसा कर्म होगा वैसा उन्हें फल मिलेगा, ऐसा ये विश्वास करते थे राजा राम मोहन राय। अब इनके विरोध के बारे में देख लें कि इनका विरोध किन किन बातों पर था, ये किन किन बातों का विरोध करते थे। तो उसमें मुख्य रूप से यहाँ पे देख लें, जिसके तरफ इनका सुधार के लिए एक कदम बढ़ा, जैसे कि बाल विवाह, इसका विरोध करते थे। कर्मकांड जैसे यज्ञ वगैरह कराया जाता है, पूजा वगैरह कराया जाता है, पाठ कराया जाता है, इनके ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, मूर्ति पूजा ये नहीं मानते थे। सती प्रथा के विरोधी थे, जो सती प्रथा जिसमें कि पति के मृत्यु के बाद स्त्रियां उनकी चिता पर अपने आप को आग में जिंदा झोंक देती थी, वो सती प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा के भी विरोधी थे और पर्दा प्रथा के विरोधी थे। इन तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनका ये विरोध करके इनको खत्म करना चाहते थे समाज से और इनको आगे समाज में खत्म करके सुधार की ओर बढ़ना चाहते थे। इनके लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उसको आप जान लें। जैसे कि उपाधि इनको दी गई कई उपाधि, जैसे कि राजा राम मोहन राय को उपाधि दे दी गई नव जागरण के अग्रदूत। भारत में नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वहीं नव प्रभात का तारा भी इसे भारत का नव प्रभात का तारा भी माना जाता है, उपाधि दी गई थी। भारतीय पत्रकारिता के इसे जनक कहे जाते हैं। और राजा राम मोहन राय को इनका पहले में नाम था, शुरू में नाम था मोहन राय, राम मोहन राय। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह मतलब अंतिम से पहले मतलब सेकेंड लास्ट मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, और यह अकबर द्वितीय इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ऐसे कुछ उपाधियां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके मुख्य पत्र पत्रिका की बात कर लें, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे मुख्य पत्र पत्रिका या किताब है, उसको एक बार देख लें राजा राम मोहन राय के बारे में। यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से देखें कि ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा मैगजीन? ब्रह्मनिकल मैगजीन किनके द्वारा निकाला गया? वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1809 में एक पुस्तक लिखी गई थी, एक्चुअली फारसी में यह पुस्तक थी, जिसका नाम था तोहफा उल मुवाहिदीन। क्या नाम था? तोहफा उल मुवाहिदीन। यह एक ऐसी पुस्तक थी जो फारसी में लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और यह इस मुख्य रूप से एकेश्वरवाद की बात ये किए थे, जो कि इनका विचार और सिद्धांत था एकेश्वरवाद। एक्चुअली राजा राम मोहन राय को काफ़ी विषयों की जानकारी थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तमाम ऐसे विषय थे, बंगाली, सभी पे इनका पकड़ था। और ये इस हिसाब से उस समय फारसी में तोहफा उल मुवाहिदीन यह पुस्तक एकेश्वरवाद की तरफ जो इनकी भावना थी उनके बारे में इन्होंने लिखा था। उसके बाद इनकी दो महत्वपूर्ण पत्रिका है, जैसे कि 1821 में सबसे पहले संवाद कुमौदी। ये संवाद कुमौदी बंगाली भाषा में एक पत्रिका निकाली, जिस संवाद कुमौदी का अर्थ होता है प्रज्ञा का
चांद। उसके बाद 1822 में तुरंत ही एक महत्वपूर्ण और फेमस मीरातुल अखबार यहाँ पे शुरू किया इन्होंने, जो कि फारसी में था। संवाद कुमोदी बंगाली में था और मीरात उल अखबार जो है वो फारसी में था। मीरात उल का मतलब होता है बुद्धि दर्पण, और यह 1823 में इसको बंद कर दिया गया था। जब प्रेस एक्ट आया था भारत में, तो सबसे पहला अखबार जो है मीरात उल अखबार जो है ये बंद हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। तो ये संवाद कुमोदी और मीरात उल अखबार ये दोनों मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के रचना थे। इसके अलावा अन्य बात को देखें इसमें जो इनसे जुड़े हुए थे, जैसे कि अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बंगदूत पत्र था, ये इनकी रचना है। जैसे संवाद कुमोदी है, मीरातुल अखबार है, उसी तरह बंगदूत है, और बंगाली व्याकरण की रचना इन्होंने ही की थी। बंगाली व्याकरण के रचनाकार या रचयिता ये राजा राम मोहन राय ही थे। और एक महत्वपूर्ण इसमें पुस्तक इन्होंने लिखी थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस मतलब ईसाई धर्म को लेकर के प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक पुस्तक इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से लिखी थी। और इनके बारे में अन्य बातों को यदि जान लें थोड़ा सा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इनके द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जो मुख्य रूप से पूरे भारत का यह पहला ये संगठन था, जो कि पूरे भारत में समाज सुधार आंदोलन को लेकर के इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान अपने समाज के लिए दिया। तो यहाँ पे देखिए संगठन जो महत्वपूर्ण थे इनके द्वारा जो स्थापित किए गए और जो भारतीय समाज में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए बात किया, तो उसमें सबसे शुरू में इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एक संगठन की स्थापना की थी। और यही आत्मीय सभा 1828 में जाकर के ब्रह्म समाज के रूप में बदल जाता है। यह स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। और हिंदू धर्म सुधार हेतु यह प्रथम संगठन था भारत में जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। और उसके बाद 1833 में जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत जो है इस ब्रह्म समाज की बागडोर जो है द्वारिकानाथ टैगोर संभालते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हो गई थी, तो वहीं पे इनकी समाधि भी हुई। तो फिर इस द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी बागडोर संभाली। फिर कुछ समय बाद 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसे अपने अध्यक्षता में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और उसमें समय में बढ़ते बढ़ते 1858 की बात है, इसमें केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने आचार्य के रूप में ब्रह्म समाज के अंदर स्थापित किया, आचार्य के रूप में नियुक्त किया। लेकिन कुछ विवाद के कारण, चूँकि केशव चंद्र सेन का जो नेचर था वो काफ़ी अलग उदारवादी टाइप का था, और देवेंद्र नाथ टैगोर का नेचर अलग था। इन दोनों के विचार आपस में बहुत अच्छे से नहीं मिल पाए, तो अंततः 1866 में ये दोनों अलग हो गए और ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया। पहला ब्रह्म समाज जो था वो ब्रह्म समाज के रूप में ही रहा, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखेंगे कि नवीन ब्रह्म समाज स्थापित हुआ वो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो नवीन ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है या आदि ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, यह केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में यह स्थापित हुआ था। और उसके बाद कालांतर में फिर यह समय बदलते गया, तो फिर यह क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन जो है एक्चुअली ये अपने सिद्धांत के विरुद्ध एक कार्य किए। ये क्या किए कि 13 वर्षीय अपनी पुत्री का विवाह जो है इन्होंने करा दिया, जो कि ये ब्रह्म समाज के सिद्धांत के विरुद्ध था, क्योंकि ये बाल विवाह को नहीं मानते थे, बाल विवाह को विरोध करते थे। लेकिन ये इन्होंने केशव चंद्र सेन ने 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह कर दिया, एक बाल विवाह का ही रूप लिया, जो कि उस समय के नेटिव मैरिज एक्ट 1872 जो था उसका ये उल्लंघन माना गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत एक उम्र निर्धारित थी जो कि बाल विवाह हुआ निषेध करते थे। तो ये नेटिव मैरिज एक्ट उल्लंघन को लेकर के जो यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री की विवाह कर दी, उसके कारण इनके समर्थक इनसे अलग हो गए और खुद ये अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन से कई बातें जुड़ गई। साधारण ब्रह्म समाज भी केशव चंद्र सेन है, नवीन ब्रह्म समाज भी वो केशव चंद्र सेन है, भारतीय ब्रह्म समाज भी केशव चंद्र सेन है, या आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन है। यहाँ से ध्यान रखें, इस बात को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हो गई? 1878 में। तो ये
कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ब्रह्म समाज को लेकर के जो लगातार ये बढ़ते गई और टूटते गई। कई खंडों में टूटने के बाद अंततः इसका धीरे धीरे प्रभाव खत्म होने लगा। लेकिन केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत सारे क्षेत्रों में स्थापित हुआ, जो कि अन्य शाखाएं भी पूरे भारत में खोली गई। मुख्य रूप से यदि बात करें तो संयुक्त प्रांत, जो कि अभी का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आते हैं। इन्हों केशव चंद्र सेन और अन्य अनुयायियों के नेतृत्व में यह ब्रह्म समाज की स्थापना संयुक्त प्रांत में हुई। इनकी शाखा खोली गई, बम्बई में भी खोली गई, मद्रास में भी खोली गई, पंजाब के लाहौर के क्षेत्र में भी ये ब्रह्म समाज की कई शाखाएं खुली। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज का विस्तार और इसका विघटन किस रूप से हुआ, इसको हम लोग अभी यहाँ पे जान पाए हैं। यहाँ नोट करके देख लें कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बात कर लिया, 1864 में वेद समाज की स्थापना जो हुई थी श्रीधरालु नायडू के द्वारा। ये श्रीधरालु नायडू के द्वारा वेद समाज दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में कार्य किया, जिसका स्थापना 1864 में हुआ था। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत के जो ब्रह्म समाज की बात करें तो वो देव समाज थे, जिसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। और इस ब्रह्म समाज से या राजा राम मोहन राय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ना छूटे। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें बच गई हैं थोड़ा सा ही है, तो फिर आगे नेक्स्ट व्यक्तित्व की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात कि ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद कई जगह पे इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं जो खोली, और ये जो कई भागों में अपना ये बट गए। तो बटने के कारण क्या हुआ कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना ब्रह्म समाज के द्वारा शुरू में ही कर ली गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो डेविड हेयर की सहायता से यह स्थापना की गई थी हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में खोली गई थी। उसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी ये राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे किया था, जिसमें इस अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूल में मुख्य रूप से जो दांते थे, रूसो थे या वॉल्टेयर थे, इनके दार्शनिक सिद्धांतों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, जो 1817 में अंग्रेजी स्कूल खोले गए थे। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। यह वेदांत कॉलेज मुख्य रूप से भारतीय विद्या, जो भारतीय शिक्षा है, यह पाश्चात्य शिक्षा है, और सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षा, इन तीनों का मिश्रण करके यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था वेदांत कॉलेज में, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे महत्वपूर्ण ये शिक्षा स्थल के कार्य, विद्या स्थल के कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जिससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस ब्रह्म समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसको जान लें, जिसको यहाँ पे लगातार जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज के द्वारा मुख्य रूप से दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के अंत के लिए जो अधिनियम आया, उसके तहत इन्होंने कदम उठाया, और दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। और यह अधिनियम, जो सती प्रथा के अंत के लिए जो अधिनियम लाया गया था, उसमें एक नियम है, धारा है 17, उस धारा 17 के द्वारा इसे खत्म किया गया था सती प्रथा का। उसके बाद इसकी ये जो मुख्य रूप से 1829 में इसे खत्म किया गया था, वह बंगाल के क्षेत्र में किया गया था, और अंततः 1830 में या अन्य क्षेत्रों में, जैसे मुंबई, मद्रास या पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों में 1830 में खत्म हुआ था, लेकिन बंगाल में 1829 में ही खत्म कर दिया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था। तो इसको अंत करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय, और इनको साथ देने वाले अंग्रेज गवर्नर जो थे उस समय यहाँ पे बंगाल के, विलियम बेंटिक। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान सती प्रथा को खत्म करने में है। इसको एक बार रिपीट कर लीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत अधिनियम 17 द्वारा किया गया, और ये 1829 में बंगाल में खत्म हुआ, फिर 1830 में मुंबई, मद्रास, अन्य क्षेत्रों में भी खत्म हुआ। और इसको खत्म करने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नेतृत्व करता थे राजा राम मोहन राय, और बंगाल गवर्नर विलियम बेंटिक थे। इसके साथ ही ये ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से महत्वपूर्ण जो तथ्य थे यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। अन्य तथ्यों की बात करेंगे, जो कि आगे हम लोग मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती की और उनके आर्य समाज की यहाँ पे बात करेंगे।
तो चलिए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। फिर उसके बाद विवेकानंद जी की बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आज की इस फर्स्ट वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की इस फर्स्ट पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्य और उनके सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। और अगले वीडियो में जितने भी अधिनियम लाए गए थे, जितने भी अधिनियम के तहत विभिन्न तमाम कुरीतियों को खत्म किया गया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह, शिशुवध, उन तमाम अधिनियम और उनके संस्थापक के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति अब दयानंद सरस्वती या आर्य समाज की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो आर्य समाज है या दयानंद सरस्वती जी, इनको हम लोग सबसे मुख्य रूप से ये जो है इनका जन्म, सामान्य परिचय हम लोग जान लें, उसके बाद अन्य चीज़ों को इसमें हम लोग जानेंगे। सामान्य परिचय में जन्म इनका 1824 में हुआ था, जो कि मौरवी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु राजस्थान के क्षेत्र में हुई थी 1883 में। इनका मूल नाम जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। इनका मूल नाम है मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या था दयानंद सरस्वती जी का? मूल शंकर था। और ये मूल शंकर से ये दयानंद सरस्वती कैसे बने? तो एक व्यक्ति थे पूर्णानंद स्वामी। ये पूर्णानंद स्वामी जो है, इन्होंने ही दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। किनका? मूल शंकर जिनका नाम था, उनका नाम क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती। किसने यह नाम दिया? यह पूर्णानंद स्वामी ने नाम दिया। और इनके स्वामी दयानंद सरस्वती के एक गुरु थे, उन गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। ये स्वामी विरजानंद जो है मुख्य रूप से मथुरा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदांत की शिक्षा दी थी। तो इस बात को याद रखेंगे, स्वामी विरजानंद ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के क्षेत्र में किसे दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती को। लेकिन मूल शंकर का नाम बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती किसने किया? वो पूर्णानंद स्वामी ने किया था। ये सामान्य परिचय है जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ से एक महत्वपूर्ण पुस्तक 1874 में ही लिखी गई थी। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के लिए या आर्य समाज की ओर से इन्होंने लिखा था, जो कि आर्य समाज की स्थापना मुख्य रूप से स्थापित हुई थी आर्य समाज 1875 में। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले इनका सिद्धांत देख लेते हैं, विचार देख लेते हैं, क्या इनका विचार था, उसके बाद इन्हें किस प्रकार से अन्य चीज़ों को, इनकी उपाधि वगैरह देख लेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अब देखेंगे हम इनके विचार सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धांत या विचार की यदि बात करें तो किन पे ये काम करते थे? यह मुख्य रूप से हिंदी संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन लगातार करते रहते थे। यह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और वर्ण व्यवस्था जो थी समाज में, उसके ये समर्थक थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, अन्य जितने भी लोग थे वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, जो समाज सुधारक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो जातिवाद, जो 4 वर्ण बनाए गए थे प्राचीन भारत में ही, वैदिक सभ्यता में ही, वैदिक काल में ही, उन तमाम वर्ण व्यवस्था को, यहाँ पे 4 वर्ण व्यवस्था जो हुआ करती थी, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वो सबको ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ये मान्यता देते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद ये कर्म और पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास होता था कि किसी व्यक्ति का कर्म क्या है, उसके अनुसार उनको क्या फल मिलेगा, इस पे विश्वास करते थे। और उनके अनुसार उनका जो पुनर्जन्म किस दिशा में होगा, किस जाति में होगा, किस पशु में होगा या किस अन्य चीज़ों में होगा, उस पे ये विश्वास करते थे। उसके बाद अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करते थे। अंतरजातीय विवाह जो हो, जो कि अन्य एक दूसरे की विभिन्न अलग अलग जातियों के बीच जो शादियां होती थी, उस पर विश्वास करते थे। और विधवा पुनर्विवाह हो, ऐसा इनका समर्थन था। और ये इनका मुख्य रूप से एक बात जो था, इनका कहना था वेदों की ओर लौटो। यह वेदों की ओर लौटने का इनका तात्पर्य था कि वेद जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तभी हमारा समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा। और इन्होंने हिंदू जो प्रजाति है, हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा कहा था। क्या कहा था? हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा किसने कहा था? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कार्य क्षेत्र था, जहाँ पे इनका आर्य समाज मुख्य रूप से काम किया, फला फूला, वो पंजाब और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र मुख्य रूप से यह क्षेत्र था, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अपना काम किए। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती को
भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि यूरोप में एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया था, वैसा ही काम यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में किया था, अतः इनको मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दी गई। कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। अब ये इन चीज़ों का जो मत था उसको तो हम लोग देख लिए, ये किन चीज़ों का विरोध करते थे उसको भी देख लीजिए। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कर्मकांड, पुरोहितवाद, जो पंडित ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराया जाना, यज्ञ कराया जाना, इसके विरोधी थे। पुरोहितवाद के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे। बलि या जीव हत्या जो है उनके ये विरोधी थे। बाल एवं बहु विवाह जो है उनका ये विरोधी थे कि बाल विवाह नहीं हो, और बहु विवाह मतलब एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से, कई स्त्रियों से शादी ना करे, मतलब इसका बहु विवाह का ये विरोध करते थे। और रूढ़िवादिता जो हमारे समाज में थी, जो पुराने जो प्रवृत्तियां चली आ रही थी, जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं था, उन चीज़ों रूढ़िवादी चीज़ों को ये खत्म करना चाहते थे, उनके विरोधी थे। छुआछूत जातिवाद के भी ये विरोधी थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे, जातिवाद के विरोधी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ग्रंथों में सबसे पुराना जो ग्रंथ है, जो जिसमें हमें पुराण हम लोग कहते हैं, तो सबसे ग्रंथों में जो है पुराण की यह आलोचना मुख्य रूप से करते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसकी आलोचना करते थे? पुराण की आलोचना करते थे, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग अन्य चीज़ों को देखें तो इनके दयानंद सरस्वती के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से एक कार्य किया गया जिसे हम लोग आर्य समाज के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज के रूप में मुंबई में की गई थी। और आर्य समाज के द्वारा जो मुंबई में स्थापना की गई वह कालांतर में 1877 में हुआ। यह 1877 में इसकी जो ये क्या कहते हैं मुख्यालय है, मुंबई से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में लाहौर है। तो पहले मुंबई इसका मुख्यालय था। स्थापना के समय 1875 से लेकर 77 के तक, और 77 से लेकर के आगे जो है मुख्यालय इसका कहाँ रहा? वो लाहौर में रहा। इसको ध्यान रखेंगे। आर्य समाज जो है मुख्य रूप से विवाह की उम्र को निर्धारित कर रखा था कि लड़कियों के लिए 16 साल कम से कम होना चाहिए और लड़कों के लिए 25 साल, मतलब फीमेल के लिए 16 साल और मेल के लिए 25 साल, यह इन्होंने उम्र निर्धारित कर रखा था अपने संगठन की ओर से। इनको ये मान्यता देते थे जिन लड़कियों की उम्र 16 साल हो गई वो शादी कर सकते थे, और 25 साल वाले लड़के शादी के योग्य माने जाते थे आर्य समाज के तहत। उसके अलावा यह कुछ समय बाद जब इनकी मृत्यु हो गई दयानंद सरस्वती की, तो मृत्यु के बाद क्या हुआ? मृत्यु के बाद जो है इनका 1883 में तो मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु के बाद ये कई इसमें नेतृत्वकर्ता आए, जैसे कि मुख्य रूप से यहाँ लाला हंसराज नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से निकल करके आए। फिर आगे चल के पंडित गुरुदत्त आए, फिर लाला लाजपत राय, फिर श्रद्धानंद, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इनके मृत्यु के उपरांत आर्य समाज को लेकर के आगे गए। लेकिन इन व्यक्तियों में सभी की विचारधारा एक जैसी नहीं रही, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से यदि हम बात करें तो लाला हंसराज और श्रद्धानंद की यहाँ पे बात आती है निकल के। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 1886 में लाला हंसराज ने डीएवी स्कूल की स्थापना कर दी। पहला डीएवी स्कूल जो है, जिसे हिंदी में हम लोग दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहते हैं, वह डीएवी स्कूल प्रथम की स्थापना लाहौर में की गई थी। क्योंकि लाहौर में तो मुख्यालय था, तो लाहौर में सबसे पहला डीएवी स्कूल की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा किया गया। अब ये लाला हंसराज का क्या था नेतृत्व इसमें? ये क्या कहते थे कि भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों का मिश्रण करके हम लोग आगे लेके जाएंगे अपने समाज को, और आर्य समाज का यह सिद्धांत भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का मिश्रण लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद यहाँ पे इनका श्रद्धानंद जी से हो गया मतभेद विचार को लेकर के। यह विचार क्या था? श्रद्धानंद जी का विचार क्या था? वह कहते थे नहीं, आर्य समाज जो है मुख्य रूप से भारतीय प्राचीन शिक्षा जो है चलती आ रही थी, वेदों वाली जो शिक्षा है वो भारतीय पूर्ण रूपेण भारतीय शिक्षा को लेकर के जाएगी, जिसके कारण श्रद्धानंद का आर्य समाज अलग हो गया और उधर लाला हंसराज वाले धड़ का जो है वो नेतृत्व अलग तरीके से चलने लगा। तो लाला हंसराज ने 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना लाहौर में कर दी, जिनका सिद्धांत दोनों भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा का था। वहीं 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई।
हरिद्वार में। यह गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में किसने किया? श्रद्धानंद ने किया। और यह श्रद्धानंद के द्वारा जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है वह हिंदी और भारतीय शिक्षा की बात मुख्य रूप से करते थे। तो ये महत्वपूर्ण जो दो धड़ों में जो लाला हंसराज और यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक श्रद्धानंद के बीच में आर्य समाज सीधे सीधे बढ़ते चले गए और धीरे धीरे इनका प्रभाव खत्म होने लगा। फिर अंततः इन्हीं के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बीच में ही जब ये अपना कार्य चला रहे थे उसमें इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। मुख्य रूप से आर्य समाज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो शुद्धि आंदोलन क्या था? यह शुद्धि आंदोलन जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म के थे और किसी कारण से ईसाई या अन्य धर्म में चले गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। जो हिंदू धर्म में नहीं है, पहले हिंदू धर्म में थे और वह किसी कारण से अन्य धर्म को अपना लिया, उन तमाम वैसे व्यक्तियों को वापस हिंदू धर्म में लाने की जो प्रक्रिया कही गई उसे नाम दिया गया शुद्धि आंदोलन। तो यह शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा मुख्य रूप से चलाया गया था। और इनके द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक और निकल के आई थी जो इन्होंने स्थापित किया था, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है मैं यहाँ पे बता दूँ कि अंत में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनके द्वारा 1863 में ही, मुख्य रूप से 1863 में ही एक पताका फहराया गया था आगरा में। वह पताका इस बात का प्रतीक था कि भारतीय समाज हिंदू और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगी और वेद की ओर आगे बढ़ कर के काम करेगी। यह पताका इस बात का प्रतीक था जिसे ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने फहराया था आगरा में। इस पताका का नाम था पाखंड खंडनी पताका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराया गया था? तो वह फहराया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, आगरा में फहराया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अंत में भारतीय अशांति का जनक कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती को या आर्य समाज को? किसने ऐसा कहा था? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था आर्य समाज को? वह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था 1907 में कि भारत में जो अशांति है, भारत में जो अशांति फैली हुई है उसके जन्मदाता जो है मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और उनके जो संगठन है आर्य समाज हैं। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल 1907 में ऐसा कहा था भारतीय अशांति का जनक स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके संगठन आर्य समाज की ओर से। अब बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भारतवर्ष में, उनकी बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं बातों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके परिचय के लिए तो एक बहुत बड़ा लेक्चर भी कम होगा, लेकिन एक जिन चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी बात हम लोग अभी करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा सामान्य परिचय यदि हम लोग देख लें तो सामान्य परिचय में इनका जन्म 12 जनवरी 1862 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई थी। तो जन्म 12 जनवरी 1862 को कलकत्ता में हुआ था, याद रखेंगे। इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मूल नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद विवेकानंद की उपाधि इसे किसने दी? तो विवेकानंद की उपाधि जो नरेंद्रनाथ थे उनको विवेकानंद किसने कहा? यह खत्री महाराजा थे, खत्री के महाराज थे वहाँ पे राजस्थान में। उन्होंने ही, खत्री के जो महाराज हैं राजस्थान वाले, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद की उपाधि नरेंद्रनाथ दत्त को दी थी। और इनके आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा इसे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा दी थी। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक गुरु कहा किसे? स्वामी विवेकानंद को। और इनके सिद्धांत को अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि इनका सिद्धांत और विचार क्या था। इनका सिद्धांत विचार में यदि हम लोग बात करेंगे तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि रामकृष्ण जो थे परमहंस, यह मूर्ति पूजा करते थे कलकत्ता में बेलूर मठ में, और ये मूर्ति पूजा करते थे। तो इनका शिष्य जो विवेकानंद है वह भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे, जो कि आर्य समाज इसके विपरीत थे। मतलब आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा स्वामी विवेकानंद इनके पक्षधर थे
उसके बाद एकेश्वरवादी मानवतावाद पर भी बल देते थे, बहुदेववाद पर भी ये बल देते थे। एकेश्वरवादी भी थे, बहुदेववाद को भी ये मानते थे। इनका मुख्य रूप से कहना था कि यदि जीव की सेवा यदि करनी है तो वह ऐसी सेवा है जो कि आपके भगवान की सेवा के बराबर है। मतलब भगवान का पूजा करना, शिव की पूजा करना और जीव का सेवा करना दोनों बात बराबर है। इसलिए जीव की सेवा कीजिए, भगवान की पूजा, शिव की पूजा अपने आप हो जाएगी। ये कर्म फल में सर्वोत्तम इनका विश्वास था कि जो कर्म होगा वही आपका, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो कर्म फल में ये विश्वास करते थे और उपनिषद के ज्ञान पर यह काफ़ी ज़्यादा बल देते थे। उपनिषद के ज्ञान पर ही ये काफ़ी फोकस करते थे। इनके अन्य सिद्धांत और विचार यदि देखें तो मुख्य रूप से युवाओं के प्रेरणा स्रोत यह सेंटेंस है जिसमें कि इन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इनका एक प्रमुख ये सेंटेंस है जो युवाओं की प्रेरणा में ये निकल करके आता है। और इसे इन्होंने फोकस किया था मुख्य रूप से पश्चिम का भौतिकवाद जो है उसको और पूर्वी आध्यात्मवाद को मिला करके शिक्षा को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया था। इनका कहना था कि पश्चिम का जो भौतिकवाद है और पूर्वी महादेश का जो अध्यात्मवाद है उनको मिला करके यदि हम लोग आगे लेके चलें तो ये मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। उसके अलावा यदि हम यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा, तो इनके द्वारा जो है 1893 में, मुख्य रूप से 1893 में जो सर्वधर्म सभा शिकागो में हुआ था, जो विश्व धर्म सम्मेलन जिसे कहते हैं, सर्वधर्म सभा का सम्मेलन शिकागो यूएसए में हुआ था। उसमें इन्होंने भाग लिया था और महत्वपूर्ण रूप से अपनी जो है प्रतिभा को उन्होंने बिखेरा था और उन्होंने अपने प्रभाव को और भारतवर्ष के नाम को रोशन किया था। वो शिकागो में 1893 में इन्होंने भाग लिया और भाषण दिया था जो कि काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इसका जो है सर्वधर्म सम्मेलन की जो दूसरी सभा की गई वह पेरिस फ्रांस में की गई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहाँ पे भी दूसरी सभा में भी 1900 में इन्होंने भाग लिया था, इस बात को याद रखेंगे। तो विश्व धर्म सम्मेलन मुख्य रूप से प्रथम और द्वितीय दोनों में, 1893 में और द्वितीय वाला 1900 में जो कि फ्रांस के पेरिस में हुआ, दोनों में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया और भारतवर्ष के नाम को काफ़ी रोशन किया, इस बात को याद रखेंगे। और इनके द्वारा जो प्रमुख संगठन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी यहाँ पे आप देख लीजिए। वे संगठन प्रमुख रूप से जो है देखिए यहाँ पे वेदांत समाज, जो कि इनकी स्थापना न्यूयॉर्क में ही इन्होंने कर दिया था। जब ये शिकागो में भाषण दिए थे 1893 में, विश्व धर्म सम्मेलन सर्वधर्म सभा शिकागो में जब हुआ था पहली बार, उसके बाद इन्होंने ये वेदांत समाज की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किया था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन संस्था, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन परमहंस के नाम पे ही एक संस्था चलाई जो कि मुख्य रूप से बेलूर मठ से इनकी शुरुआत की गई थी। बेलूर मठ में इनकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण मिशन संस्थान की, जिसको वर्ष याद रख लेंगे मुख्य रूप से 1897 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में, वेलूर मठ कहाँ पे? कलकत्ता में, ये याद रखें। तो रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था उपनिषद, गीता, बौद्ध, यीशु, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनके दर्शन को ध्यान में रखकर, उनको आधार मानकर मानव मूल्यों की शिक्षा देना, मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना, ये काम था रामकृष्ण मिशन संस्था का, जो कि उपनिषद, गीता, बौद्ध, यीशु, उनसे जो प्रेरित तमाम दर्शन निकल करके आए थे, उन तमाम चीज़ों को, उन दर्शन को आधार बना करके मानव मूल्यों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे रामकृष्ण मिशन, और जो कि ये भारतवर्ष में लगातार फैलते गए और भारतीय समाज में कुरीतियों को खत्म करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहाँ पे एक अन्य चीज़ को जान लें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछे गए। इनके जन्म दिवस जो कि 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी के अवसर पर ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं 12 अगस्त को जो है
इनके ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे करना जरूरी था। आगे थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पे। और उसके बाद अन्य जो चीज़ें बच जाएगी उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उस बात को हम लोग आगे भी करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या एक अन्य महत्वपूर्ण बात रह गई है, जिसे अभी हम लोग करेंगे और फिर अन्य चीज़ों को आगे हम लोग वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्था, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि बहावी आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहावी आंदोलन जो है मुख्य रूप से यह जो है मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन चलाया गया था, बहावी आंदोलन। ये 1830 से लेकर के 1870 के बीच में मुख्य रूप से कई चरणों में ये चला था, ये बहावी आंदोलन। इस बहावी आंदोलन का ही दूसरा नाम वही उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। मुख्य केंद्र इस आंदोलन का पटना में रहा था, लेकिन कालांतर में इसका जो केंद्र है वो बदलता गया, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो ये बहावी आंदोलन क्या था? ये मुस्लिम पर पाश्चात्य प्रभाव के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। जो पाश्चात्य प्रभाव था, पश्चिम का जो यूरोप का प्रभाव मुस्लिम के धर्म पर पड़ रहा था, उसके विरोध में यह बहावी आंदोलन चलाया गया था। और मुस्लिम समाज में व्याप्त जो तमाम कुरीतियाँ हैं, उन तमाम कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहावी आंदोलन चलाया गया था, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता शाह वली उल्लाह ये थे। शुरू में इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर पाश्चात्य के प्रभाव का विरोध किए और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए शाह वली उल्लाह ने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी, जो कि 700 इनकी मृत्यु 1702 से 62 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1702 से 1762 तक ये जीवित रहे। इनकी मृत्यु के बाद इसमें मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता जो आए वो सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे बहावी आंदोलन के। और इनके सहयोगी के रूप में शाह अब्दुल्ला अजीज, ये दो व्यक्ति थे जो शाह वली उल्लाह के सिद्धांतों को आगे ले गए, बहावी आंदोलन को आगे ले गए। वो सैयद अहमद बरेलवी हैं, जो कि याद रखेंगे, और उनके सहयोगी शाह अब्दुल्ला अजीज, ये दोनों मुख्य रूप से इनके विचारों को आगे बढ़ाया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि पटना में इसका मुख्य केंद्र था। तो पटना के बाद इसका क्या हुआ? जब ये बरेलवी जी की मृत्यु हो गई, यहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद क्या हुआ? 1831 के बाद यह दो शाखाओं में बट गई। पहला बिहार में जो मुख्य नेतृत्वकर्ता आए वो विलायत अली और इनायत अली, ये दो भाई थे जो बहावी आंदोलन को बिहार में काफ़ी आगे बढ़ाया। और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुदू मियाँ और तीतू मीर, ये दोनों पश्चिम बंगाल में इसे आगे बढ़ाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। दुदू मियाँ का ही नाम मोहम्मद मोहसिन था और तीतू मीर का ही नाम मीर निथार अली था, मीर निथार अली। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल में इसे आगे किसने बढ़ाया बहावी आंदोलन को? दुदू मियाँ और तीतू मीर ने। और बिहार में विलायत अली और इनायत अली ने इसे आगे बढ़ाया था। अंत में इसका मुख्य केंद्र जाकर के कहाँ टिका? पश्चिमोत्तर भारत में, जो कि पश्चिम उत्तर भारत जिसे हम लोग लाहौर का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र कहते हैं, मुख्य रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र में इसका केंद्र जाकर के टिका। बहावी आंदोलन का अंत में मुख्य केंद्र कहाँ चला गया? पश्चिमोत्तर भारत में। और इस बहावी आंदोलन का दमन जो करने वाले व्यक्ति थे वो एल्गिन प्रथम थे। ये बहावी आंदोलन का अंततः इन्होंने एल्गिन प्रथम ने ही दमन किया था। और यहाँ पे एक बात, इससे जुड़ी हुई बात यहाँ पे देख लें कि बहावी आंदोलन का जो विरोधी एक संगठन था वो था फराजी आंदोलन। बहावी आंदोलन के विरोध में एक संगठन था, उसका नाम क्या था? फराजी आंदोलन। ये बहावी आंदोलन का मुख्य विरोधी संगठन था। कभी कभी पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का विरोधी संगठन कौन था? वो फराजी आंदोलन था, जिसको कि मुख्य रूप से हाजी शरीयत उल्लाह ने और इनके पुत्र दुदू मियाँ ने चलाया था। हाजी शरीयत उल्लाह और पुत्र दुदू मियाँ ने ही चलाया था ये बहावी आंदोलन का। जैसा कि दुदू मियाँ का नेतृत्व यहाँ बंगाल में आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दुदू मियाँ बहावी आंदोलन में नेतृत्व किए थे। लेकिन
फराजी आंदोलन के तहत दुदू मियाँ इसका विरोध करने लगे। और ये मुख्य रूप से बहावी आंदोलन का विरोधी फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में इनकी शाखा थी और हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध इसका मुख्य संघर्ष चलता था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अन्य चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे क्या कि जो कि आपके लिए जो बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे उन अधिनियम की बात करेंगे, उनके संस्थापक की बात करेंगे। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसके अलावा अन्य चीज़ जो बच जाएगी जो कि अन्य महत्वपूर्ण संगठन जो है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने अभी नहीं किया है उसके बारे में भी हम कल इस वीडियो कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में इसे हम बात करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि वो आपके दिमाग में छप जाएगा सभी संगठन और उनके संस्थापक में। ऐसा ट्रिक लेकर के कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है लेकिन एक तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप उसको समझ पाएंगे और उसको अपने माइंड में याद रख पाएंगे। तमाम ऐसे 25-30 संगठन है जिसको और उनके संस्थापक को आप याद कर पाएंगे। कल हमारे साथ बनी रहिए, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।